हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और फाइनली हम आ गए चैप्टर नंबर 12 पर, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 12 की हिस्ट्री, बुक नंबर 3। और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारे सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, पहली बात हम इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। और इस चैप्टर में मेनली चीज़ क्या है, देखो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था। आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पहले एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में आया था। ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से आया था। और इसी मिशन के तहत इसने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान देना, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग तरह के मेंबर्स थे। ठीक है, कुछ मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आए थे और कुछ मेंबर्स अलग अलग जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे वहाँ से आए थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को बनाया था। इसी ने मतलब जो है आज का जो हमारा संविधान है, दैट इज मेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई थी। अब इस असेंबली में बहुत सारी कमेटीज थी अलग अलग काम के लिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो वो एक इंपॉर्टेंट कमेटी है। ऐसे ही इसमें अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर चीज़ को लेकर यहाँ पर डिबेट होती थी, डिस्कशंस होते थे। कोई भी चीज़ आज हमारे संविधान में है वो डायरेक्टली ऐड नहीं की गई है, उस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और फाइनली फिर एक बीच का रास्ता निकाल के चीज़ों को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। इसके साथ साथ आपको पता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विदेशी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से भी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली गई हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के ऊपर ही यहाँ पे चलने वाली है, राइट। तो पहला ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। भारतीय संविधान एग्जिस्टेंस में कब आया? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 बन के रेडी हो गया था। एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो जाता है। इसलिए हम 26 जनवरी को, आपको पता होगा, हर साल सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और इससे पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। हाउ मेनी टोटल सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने सेशंस हुए? 11 सेशंस हुए टोटल, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, सेशन जैसे आज भी आपने देखा होगा ना, भारत में हमारी में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं ना, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, है ना, ऐसे करके सेशन चलते हैं। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल जो सेशन हुए थे संविधान बनाने के लिए 11। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर कांग्रेस के भी मेंबर थे? तो लगभग 82%, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बिटवीन, कॉन्स्टिट्यूशन कब से कब तक बना था? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में बना था, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड आफ्टर 3 years ऑफ डिबेट। इन कॉन्स्टिट्यूशन को कब साइन किया गया था? दिसंबर 1949 में। इसमें अप्रोप्रिएट आंसर यही है। हाउ मेनी डेज डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गो टू इट्स मीटिंग। कितनी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 165 मीटिंग्स हुई थी। ठीक है ना। एग्जैक्ट बनने में कितना टाइम लगा था? 2 year 11 months और 18 days कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे टोटल। ये ध्यान रखना, लगभग 3 साल ही हो जाते हैं ना। द सोल्जर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, इन्होंने कब रिवोल्ट किया था? इन्होंने स्प्रिंग ऑफ 1946 में रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आप ध्यान रखना, अहम रोल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है? दैट इज इंडिया, है ना। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, बहुत ही ज़्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, भारी कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, हुज स्टेटमेंट इज दिस। किसने कहा कि हम जस्ट कॉपी नहीं करने जा रहे हैं? भैया जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि हम हर चीज़ को कॉपी नहीं कर रहे हैं, अपने भारतीय सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करके हम ऐड कर रहे हैं। हु रेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और यही इंट्रोड्यूस किए थे ना। The British element is gone, but they have left the mischief behind. Who said this statement? कह रहे कि अंग्रेज तो चले गए मगर उनके अंश यहाँ पे रह गए हैं। तो भैया किसने कहा था ऐसा? सरदार पटेल ने। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट विच पॉलिटिशियन डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द ऑप्रेस्ड कास्ट।
तो जब हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो कौन से पॉलिटिशियन ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी ओप्रेस्ड कास्ट के लिए, दलित कम्युनिटी के लिए? वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बट आपको बताइए महात्मा गांधी जी ने इस चीज़ का विरोध किया और एक पूना पैक्ट हुआ था, और पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें अम्बेडकर जी रेडी हो जाते हैं इस डिमांड को छोड़ने के लिए, और तब डिप्रेस्ड क्लास के लिए दिए गए थे रिजर्वेशन का सिस्टम दिया गया था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट आया था तब, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थॉट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड प्रूव सुसाइडल? ऐसा किसको लगता था, कौन से मेंबर को लगता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के को कि भैया ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है ना ये बिल्कुल सोसाइटी की तरह है। सेपरेट इलेक्टोरेट समझते ही ना, किसी भी पर्टिकुलर सपोज कोई एरिया है, यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो एक रिलीजन या एक कास्ट का खड़ा होगा जिसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है, और इसको वोट भी उसी कास्ट या उसी रिलीजन के लोग देंगे, बाकी नहीं देंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो भैया सेपरेट इलेक्टोरेट एक सोसाइटी की तरह होगा, ये किसने कहा था? बेगम एजाज रसूल। महात्मा गांधी वाज सपोर्टर ऑफ लैंग्वेज। महात्मा गांधी किस लैंग्वेज के सपोर्टर थे? हिंदुस्तानी। द अपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये किसने कहा था कि साउथ में हिंदी के खिलाफ अपोजिशन बहुत ज़्यादा है? दुर्गाबाई। ऑन डैश मुस्लिम लीग अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे। किस दिन मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था? 16 अगस्त 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेशन बिगेन ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन कब स्टार्ट हुए थे? 9 दिसंबर 1946, और 9 दिसंबर को ही पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ऑन डैश पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस एंड सेलिब्रेशन वाज डन इन। किस डेट को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त को 1947 को, हमसे एक दिन पहले। और इसका सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था? कराची। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर एंड नवंबर, मतलब दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में हमारा संविधान बना था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स एंड महाराजाज हुज ओन एलिजेंस टू द ब्रिटिश क्राउन। तो मतलब ब्रिटिश राज के टाइम पर कितना एरिया भारत का नवाब और महाराजाओं के बीच में हुआ करता था, जो अंग्रेजों को अपना सुप्रीम मान चुके थे? तो 1/3 एरिया, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। ऑन 13 दिसंबर 1946 डैश इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी बनते हैं। द वर्ड रिपब्लिक ऑलरेडी कंटेन द वर्ड डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक वर्ड के अंदर ऑलरेडी डेमोक्रेटिक वर्ड की मीनिंग है, राइट। When elections were held in 1937 under the Government of India Act 1935, the Congress came in power in dash आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो 1935 के इलेक्शन जो अपना 1935 में सरकार ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत इलेक्शंस कराए गए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 में। तो कितने प्रोविंसेस में कांग्रेस पावर में आती है? 8 प्रोविंसेस में आती है आउट ऑफ 11। डैश पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली द डिप्रेस्ड कास्ट वर नॉट ए माइनॉरिटी। किस व्यक्ति ने कहा था कि भाई जो डिप्रेस्ड कास्ट जो है न्यूमेरिकली तो मतलब माइनॉरिटी में नहीं है, खूब संख्या है इनकी? तो नगप्पा ने कहा था। आर्टिकल डैश गेव द सेंटर पावर टू टेक ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्टेट जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को सेंटर टेक ओवर कर लेगा अगर गवर्नर रिकमेंड करते हैं? तो आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। इसके तहत स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, या इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट में, और स्टेट की पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। डैश इन्फॉर्म दैट द हाउस ऑफ अपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो किसने कहा था हाउस में कि भाई साउथ में हिंदी के खिलाफ अपोजिशन बहुत ज़्यादा है? तो ये दुर्गाबाई ने कहा था। अगला छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, कब प्रिपेयर हुआ था? 26 नवंबर 1949, और इसलिए 26 नवंबर को मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। मेंशन 2 मेंबर्स हु अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट। 2 व्यक्तियों के नाम बताओ, 2 मेंबर्स के नाम बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया। तो सरदार पटेल और गोविंद वल्लभ पंत। व्हाट रोल वाज प्लेड बाय डॉक्टर भीमराव इन मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या रोल है? तो भैया ये पहली बात तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसने संविधान बनाया। नेम ए मेंबर हूँ सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। एक व्यक्ति का नाम बताइए, एक मेंबर का नाम बताइए जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट किया था। तो बी पोकर बहादुर मद्रास से थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? B.N. राव। विच पार्टी वॉज इन्फ्लुएंशियल इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसमें कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी? तो दैट वॉज कांग्रेस। को कमेंट करके बताओ कांग्रेस कब बनी और इसके फाउंडर कौन थे? व्हाट डिड लैंग्वेज कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सजेस्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लैंग्वेज को लेकर कमेटी बनी थी उसने क्या सजेस्ट किया कि नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो उसने कहा कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख रही है
इसको हमें बता देना चाहिए लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राइट। व्हाट डिड महात्मा गांधी थिंक ऑन द क्वेश्चन ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। महात्मा गांधी जी हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते थे। महात्मा गांधी जी का मानना था हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है एक आइडियल लैंग्वेज रहेगी अलग अलग कम्युनिटी के बीच में बातचीट करने के लिए। हु डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जस्टिस की डिमांड किसने की थी, हंसा मेहता ने। व्हेन वर्ड सेक्युलरिज्म एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था, बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी जी, राइट। नेम द 2 मेंबर्स हु एडवोकेटेड ए पावरफुल सेंटर, 2 व्यक्तियों के नाम बताओ जिन्होंने कहा था कि सेंटर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग देन स्टेट्स। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बालकृष्ण शर्मा जी ने कहा था, राइट। विच ट्राइबल लीडर हैड डिमांडेड राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द ट्राइबल्स इन द लेजिस्लेचर, किस व्यक्ति ने, ट्राइबल लीडर ने ये कहा था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए ट्राइबल लोगों को, तो ये कहा था जयपाल सिंह ने कहा था, राइट। तो बस इतने ही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे क्लास 12th की हिस्ट्री के हमारे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और अभी बहुत जल्दी आपको एक कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पे सभी 12 के 12 चैप्टर्स को कंबाइंड करके मैं अपलोड करने वाला हूँ, राइट। तो ऑल दी वेरी बेस्ट जिनका भी एग्जाम है आने वाले समय में, और CUET में भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी। धन्यवाद।